देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला आपका जो कॉम्बिनेशन है कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपको इससे पहले हमने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप पहले 1/RP कैलकुलेट करेंगे। 1/RP आपको यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट। यहाँ पे RP आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन आप कैलकुलेट क्या करते हैं? पहले 1/RP। उसका फॉर्मूला है 1/R1। R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/R1 करते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/R2 करते हैं, थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/R3 करते हैं, ऐसे ही करते चले जाते हैं। तो अब तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है 1/RP की वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पे RP की नहीं, 1/RP की वैल्यू निकल के आती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फॉर टाइम बिंग स्टूडेंट्स, आप न्यूमेरिकल पे सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए उस पर। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा है आपने देखा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बैटरी है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर और की है आपकी। आप देख रहे हैं की क्लोज्ड है तो ये सर्किट क्लोज का मतलब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अब देखिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह हम एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं जो इसके जगह पे कनेक्टेड होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू क्या है? 5 ओम, R2 की 10 ओम और R3 की 30 ओम। तो अब आप इधर देखिए, हमको क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट में इन तीनों की जगह जो इक्वल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 1/RP इक्वल टू 1/R1। यहाँ R1 कितना था? 5। तो 1/R1 तो 1/5 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप इनका एलसीएम लेने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/RP की वैल्यू आएगी आपकी 1/3। तो आपको बताया था 1/3। और आप अगर आपको RP कैलकुलेट करना है मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू 1/RP की वैल्यू आई है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP की वैल्यू आपकी आ गई 3 ओम्स। और ये करंट वाला पोर्शन है, आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे एक स्टडी करना है नया कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपने क्लास 9th में पावर की डेफिनेशन पढ़ी है। वहाँ पावर की डेफिनेशन थी वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या थी? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वहाँ पे जो पढ़ी तो वहाँ मैकेनिकल वर्क था, क्योंकि आपके 9th में मैकेनिकल का पोर्शन है और यहाँ पे 10th में इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क करती है वो इलेक्ट्रिक वर्क होता है। और आपने क्लास 9th में वहाँ मैकेनिकल वर्क पढ़ा था, तो वहाँ क्लास 9th में मैकेनिकल पावर थी आपकी और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो आपको पावर की डेफिनेशन पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल दीजिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और आप देखिए पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आप देखते हैं, और आपने वर्क फाइंड आउट, अगर आपको कोई सर्किट गिवन हो जिसमें V वोल्ट की बैटरी हो और उससे करंट फ्लो हो रहा हो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि वर्क की जगह आप क्या V/Q रख सकते हैं। और आप देखते हैं Q/T आपका करंट होता है। तो अगर आप एक सर्किट देखें जिसमें आपको बैटरी गिवन हो V वोल्ट की और करंट उसमें I फ्लो हो रहा हो, तो आप पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो कि आप देख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला,
वर्क आपका क्या था, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो यहाँ V इंटू क्यू हो गया, और Q अपॉन टी की वैल्यू जो थी आपकी वो करंट की इक्वल थी, तो यहाँ पे VI फॉर्मूला आ गया। अगर आप देखें तो वहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था V इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ पे I इंटू आर हो गया। और अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पावर के आपके कई सारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क होना चाहिए। और आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, V इंटू क्यू। तो W की जगह V इंटू क्यू रख दिया, और आपको पता है Q अपॉन टी करंट होता, तो यहाँ पे I आ गया। तो ये फॉर्मूले एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो आपने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनसे ही जनरेट हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जैसे आपने 10th में 9th में पढ़ी थी, वॉट होती है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे कि यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या इलेक्ट्रिक पावर का। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है आपकी, मतलब जो आपके पोल से सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की है इंडिया में। अब देखिए डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे देखिए एम्पियर गिवन है मतलब करंट, और वोल्टेज गिवन है। तो आप इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला आएंगे, ये वाला V और I, तो आपकी पावर आ गई। तो आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, ये करंट गिवन है, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगा, तो आपका 1100 वॉट आ गया। और वॉट आपको पता है क्या होता है, जूल पर सेकेंड। मतलब इसका पावर कहने मतलब क्या, इस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर से कहने मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिक मोटर है वो कितनी जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करती है, या फिर आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। देखिए अब यहाँ फिर से देखिए पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका V इंटू आई है, और इसमें वोल्टेज गिवन है करंट, सिंपली आप पावर V मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे, और उसकी यूनिट क्या है, वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड। अब आपसे पूछा कि एनर्जी कंज्यूम, और एनर्जी आपका वर्क डन होता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो आप देखते हैं पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन आपको पूछेंगे 2 आवर्स। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 आवर्स को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। और आपको पहले भी रिमाइंड किया था कि हमेशा SI यूनिट्स में ही वैल्यूज रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आपको पता है कि एनर्जी कंज्यूम वर्क कंज्यूम्ड होता है, वर्क आपका ये पर सेकेंड है। तो जब आप 1 सेकेंड में इतना वर्क कंज्यूम कर रहे हैं, और मोटर आपकी 2 आवर्स वर्क करती है, तो 2 आवर्स में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, आपको पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है, टाइम गिवन है 2 आवर्स, और 2 इंटू 60 करेंगे तो आपका 7200 सेकेंड आएगा, जो कि टाइम है। तो आपको पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है, तो यहाँ पे P की जगह सॉरी स्टूडेंट E होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं 1100 वॉट्स जो पावर है मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, यहाँ P की जगह E होना चाहिए। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये, और ये आंसर लिखा है। पावर ऑफ द मोटर आपकी ये आ रही थी जो पहले, आंसर लिखा है हम लोगों ने,
और ये वाला एनर्जी कंज्यूम ये आ रही है। तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब वो आपको सिर्फ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर या जो अप्लायंस है वो कितना वर्क करता है या कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। और उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप अपने घरों में देखते होंगे तो कोई भी चीज़ आप जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और वही एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बेसिकली कैसे होता है देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपकी इलेक्ट्रिक केटल है जो आपके घर पे टी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल, ये इलेक्ट्रिक टी मेकर बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है। तो अगर आप इनका कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लग है, ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर होगा मतलब ज़्यादा वर्क कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा वर्क कंज्यूम करेगा और तो वर्क कंज्यूम रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने हो तो ये आपका हीट जनरेट करेगा, और ये हीट जनरेट होगी यहाँ पे तो ये आपका वाटर जो है हीट अप हो जाएगा। तो और एक आपका इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जाम्पल है इमर्शन रॉड, वो भी हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करता है। अब जो आप अगर आप घर पे जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है कभी आप इसको आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस वायर होगा, तो जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं प्रेस का। बेसिकली वो जो आपका एलिमेंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। तो देखिए यहाँ प्लग इन करते हैं तो एक वायर से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आप उस करंट को मतलब जो आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से ले रहे हैं वो एक हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करके आप हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो करा के जो हीट जनरेट कर रहे हैं वो आपका क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। तो आपने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में करंट को हाई रेजिस्टेंस वायर से हम लोग फ्लो कराते हैं, और हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो कराते हैं करंट को तो वो हीट जनरेट करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको समझ में आ गया होगा फिजिकली क्या होता है इसका मीनिंग। अब देखिए इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आप इतना लिखेंगे, व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर आर, ये रजिस्टर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, फॉर टाइम टी। तो देखिए आई करंट फ्लो हो रहा है किसी रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस आर है, हाई रेजिस्टेंस है, और टाइम टी के लिए। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसकी डिटेल्स में आप क्लास में पढ़ेंगे सामने और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग केवल ये आपकी 2 लाइन है और इसका फॉर्मूला लिख देंगे। और अगर आपसे डिवाइस का हीट प्रोड्यूस पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हीट प्रोड्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आपने देखा 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड, मतलब 100 जूल ऑफ हीट हर सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है एक हाई रेजिस्टेंस वायर जिसका 4 ओम रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप यहाँ पे टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, टाइम 1 सेकेंड है, और आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT।
अब देखिए यहाँ पे हीट क्या है, अगर हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला I²RT, तो अगर आपको I फाइंड आउट करना है तो I कैसे फाइंड आउट करेंगे, H/RT का फिर आपको रूट करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे I फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट H/RT पूरे का अंडर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए हीट प्रोड्यूस आपकी 100 जूल थी, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम था और टाइम आपका 1 सेकेंड है, तो आपको यहाँ पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो आपने देखा था ओम्स लॉ में, चाहे रेजिस्टेंस की बात करें चाहे वायर की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेस या हीटर में हाई रेजिस्टेंस वायर होता है और जिसपे करंट आई फ्लो हो रहा होता है। और ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट कब फ्लो होता है, जब वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होंगे हम लोग, या वायर के किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट फ्लो होने वजह से हीट जनरेट हो रही है हाई रेजिस्टेंस वायर की वजह से। लेकिन वायर में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज अप्लाइड है। तो अब जो वोल्टेज अप्लाइड है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए V=IR, ओम्स लॉ यूज करते हैं। करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, आर आपका ऑलरेडी गिवन है, तो आपने यहाँ वैल्यूज को पुट कर दिया तो आपका वोल्टेज यहाँ पे =20 वोल्ट आ गया। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ, उसमें फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, और हीटिंग इफेक्ट क्या है आपको पता चल गया। तो बस स्टूडेंट्स, आप ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपका कवर हो गए हैं जो कोर्स में है। और आपको कोई अगर डाउट आती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी उसमें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आई वुड बी प्रिपेयरिंग अ नेक्स्ट वीडियो फॉर यू। और फर्स्ट टाइम ये आपका स्टूडेंट 10th में फर्स्ट चैप्टर बिट आपके कंफ्यूजिंग है और कोई भी आपको छोटी से छोटी कंफ्यूजन आती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। तो जब तक स्टूडेंट्स आप फर्स्ट चैप्टर के लिए यही जो न्यूमेरिकल कराए इन पे स्टिक करिए, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे उनको बार बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर आपकी कन्फ्यूज़न नहीं दूर होती है तो फिर आप क्लास में या जब लैब में जाएंगे तब दूर हो जाएगी। तो आप पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ जो भी वीडियोस हैं इनको वॉच करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।